क्या खान सर को हो सकती है जेल? ये खान सर की क्या कंट्रोवर्सी है? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल हियर। टुडे इज 6th ऑफ जून 2026 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हियर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये न्यूज़ है, पटना पुलिस कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर इन फायरिंग केस, गवर्नमेंट टू स्टेप इनटू द कर्व राइवलरी। ये क्या राइवलरी है? कल से हम इसे न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या कंट्रोवर्सी है इसके बारे में हम देखते हैं। खान सर, आप सभी को यहाँ पर बता दिया जाए कि हमारे जो पटना बेस्ड एजुकेटर हैं जिनका नाम है फैजल खान, पॉपुलरली हम उन्हें जानते हैं खान सर के नेम से। सो 2 जून, यहाँ पर कब की बात है? ये 2 जून की नाइट की बात है, रात की बात है। उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में मतलब थोड़ा सा तोड़फोड़ किया गया है। 20 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर यहाँ पर तोड़फोड़ किया और वहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, कोचिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन पर अटैक भी किया गया। फॉलोइंग द इंसिडेंट, जो खान सर के यहाँ पर सिक्योरिटी और बॉडी गार्ड थे, उन्होंने फायरिंग भी की। तो इसी के चलते यहाँ पर जो बॉडी गार्ड्स थे उनको अरेस्ट किया गया है और खान सर का भी नाम यहाँ पर एफआईआर में रजिस्टर्ड है। अब ये कहा जा रहा है, ये कंट्रोवर्सी पूरी इस तरीके से कहती है कि जो पटना में एक तरीके से जो राइवलरी कोचिंग सेंटर्स हैं, है ना, मतलब ये होता है यहाँ पर बेसिकली कि अगर कोई यहाँ पर आगे बढ़ रहा है तो दूसरा उससे जेलस होता ही होता है। तो उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के वहाँ पर ये ब्लेम किया जा रहा है कि ये जो पूरा अटैक है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ये जो उनकी राइवलरी कोचिंग सेंटर्स है, उनको ये कर्व करने के लिए कहा गया है। सो फर्दर देखते हैं ये इंसिडेंट कहाँ आगे मूव करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पर और देखते हैं और आज कौन कौन से न्यूज़ हैं और आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सेकंड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। हमारा कल था हमारा 5th ऑफ जून, जिसे हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। सो ऑन दिस ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारे पास आ चुकी है 100th रामसर साइट। ओके, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में टोटल कितनी 100 रामसर साइट हो चुकी हैं। उसके बाद हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी भी क्या किया, रेपो रेट को रिटेन करके रखा है। फिर हम बात करेंगे प्रेशर टू लिमिट इंडिया रशिया टाइज हियर, इंडिया नीड्स इनोवेटिव स्ट्रेटजी टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 100 रामसर साइट इंडिया हिस्टोरिक माइलस्टोन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे ट्वीट किया है और उन्होंने ये कहा है कि एज अ सेंचुरी एज फार एज रामसर साइट्स आर कंसर्न। ओके, सो अभी यहाँ पर हमने 100 रामसर साइट, कौन सी है वो रामसर साइट? जयप्रकाश नारायण। आपको नाम याद रखना है, रिसेंट में है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसे हम सुराहा तल के नाम से भी जानते हैं, कहाँ है ये लोकेटेड? बलई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ? बलैया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है। अब ये कैसा है, हमने इसकी लोकेशन देख ली, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। ये आपकी सेंचुरी इज अ हेवन ऑफ बोथ माइग्रेटरी रेसिडेंट बर्ड सपोर्टिंग द डाइवर्स एरे ऑफ एविफंगल स्पीशीज। ये एक तरीके से यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड और आपकी जो रेसिडेंट बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर मूव करती रहती हैं। डेजिग्नेशन 5th ऑफ जून 2026 को अनाउंस किया गया है ऑन दी वर्ल्ड डे इन्वायरमेंट डे की ओकेजन। ओके, सो हमने यहाँ पर देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एमपीसी रिटेन रेपो रेट लोअर ग्रोथ फोरकास्ट। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी यहाँ पर क्या किया है, जो आपका रेपो रेट है उसे लो किया है, कम किया है। ठीक है, कितना यहाँ पर है अभी हमारा रेपो रेट? 5.1% यहाँ पर चल रहा है। अब बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो हमारे एनर्जी के प्राइसेस हैं, आप सभी को पता है इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। सो हमारी जो एनर्जी प्राइसेस लाइक हमारा जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम ऑयल से, इनके जो प्राइसेस हैं काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं और इसका रीजन क्या है कि ग्लोबल सप्लाई में कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, सो एलिवेटेड इकोनॉमिक प्राइसेस किससे कपल हो गए हमारे ग्लोबल सप्लाई कॉन्स्टेंट से? बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग अ एडवर्स स्पिल ओवर ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? बिकॉज ऑफ दिस हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो भी यहाँ पर बढ़ रही हैं। हमारा सर्विस सेक्टर है यहाँ पे कंटिन्यूसली वो एक्सपेंड हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा एक्सपेंड हो रहा है। सो हमें यहाँ पे एनर्जी की नीड है, हमें हर चीज की नीड है। उसके चलते यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी जो रेपो रेट है उसको यहाँ पर क्या किया गया है? लो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है क्या। ठीक है, आपका ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आर्टिकल आया हुआ है, पीआईबी में भी इससे रिलेटेड आर्टिकल है। मतलब आज के जितने भी आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, मिनट आप उठा के देख लीजिए, सब में यहाँ पर जो फर्स्ट पेज में आपको मिलेगा यहाँ पर इसी से रिलेटेड मिलेगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल आपका एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। अभी आपके सामने क्वेश्चन भी आएंगे कि किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका जो ओरिजिन हुआ है अंडर सेक्शन 45 ZB इन द अमेंडमेंट 2016 में अमेंडमेंट हुआ था किसमें? आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934 में यहाँ पर क्या हुआ था? आपका अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया था और एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। दिस इज अ 6 मेंबर बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को टारगेट करना,
राइट, जो रेट हमारे जो पॉलिसी रेट्स हैं उन्हें डिटरमाइन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं, इससे एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है 2015 और 17 में यहाँ पर क्वेश्चन आया था। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, नॉट 12, ये याद रखना है आपको, कितने टोटल 6 होते हैं। आरबीआई गवर्नर, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, उसके बाद हमारे डिप्टी गवर्नर होते हैं, यहाँ पर डिप्टी गवर्नर इन द चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देन यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, 3 सीनियर पर्सन यहाँ पर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और फोर्थ यहाँ पर पर्सन कौन है, एन ऑफिसर ऑफ द बैंक टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे किसी भी बैंक के ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो 3 पर्सन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी अपॉइंट कर रही है, तो वो ऐसे पर्सन होते हैं जिसको मतलब यहाँ पर नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है इकोनॉमिक्स का, बैंकिंग का, फाइनेंस सेक्टर का, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है। सो उस कैटेगरी से यहाँ पर 3 पर्सन को क्या किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी अपॉइंट करती है। सो ये कंपोजिशन आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, किसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। उसके बाद हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, जैसे अभी हमने देखा। जो भी जितने भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जो हमारे क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है, मनी का जो सप्लाई होता है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करना किसका काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। ये अकाउंटेबिलिटी को भी देखती है। इफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी कभी फेल हो जाती है इन्फ्लेशन को टारगेट को अचीव करने के लिए 3 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो इसमें इन्हें क्या करनी पड़ती है, एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, एक्सप्लेनिंग द रीजन कि हम इन्फ्लेशन को क्यों कर्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कि क्या रीजंस हैं, और अगर जो रीजंस हैं हम उसके लिए और क्या एक्शंस ले सकते हैं, फ्यूचर में उसके क्या रेजोल्यूशन है। तो इसके लिए ये पूरे अकाउंटेबल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये काम कर रहे हैं इनमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, इन्हें पूरा अकाउंटेबल भी बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं ये कब कब मिलते हैं, तो इन्हें साल में, लाइक 1 ईयर में इन्हें 4 टाइम्स मिलना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको इनका ये टाइम पीरियड भी याद रखना है। कोरम कितना होना चाहिए, लाइक आपकी एक मीटिंग हो रही है, टोटल इसमें 6 मेंबर्स हैं, सो आउट ऑफ 6 कितने मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, लीस्ट 4 मेंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, मिनिमम यहाँ पर 4 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग। डिसीजन की बात करते हैं, यहाँ पर वोटिंग होता है, उस बेसिस पर फिर डिसीजन होता है। सो मेजोरिटी पर यहाँ पर होती है, कभी भी टाई हो जाती है तो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो सेकंड टाइम वोटिंग करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपका केस आया है, हम उसमें वोटिंग कर रहे हैं, अब वोटिंग क्या हो गया, लाइक 6 मेंबर्स प्रेजेंट है और 3-3 यहाँ पर टाई हो गया, तो जो आरबीआई के गवर्नर है वो सेकंड टाइम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से वोटिंग करते हैं। नेचर कैसा है, मतलब यहाँ पर इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो किस तरीके से होता है, तो इनका जो डिसीजन होता है, डिसीजन टेकन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज इंटायरली बाइंडिंग ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बाइंडिंग होता है, ये आपको याद रखना है, अगर बाइंडिंग नहीं होगा तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं होगी। चलिए अब देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है, यूपीएससी के द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, विच ऑफ द अबव इज आर कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था मॉनेटरी पॉलिसी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। It decide the RBI's benchmark interest rate. It is 12-member body including the governor of RBI and reconstituted every year. ठीक है। थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट है, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसमें से हमने अभी देखा ये 12 मेंबर नहीं, ये 6 मेंबर, तो सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है इससे, कि हमारा बी और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही चुका है। अब ये क्या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आप किसको चेयर करती है, बिल्कुल नहीं, इसे कौन करते हैं, आरबीआई की गवर्नर। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है और आपका करेक्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए, 1 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 में भी पूछा गया था सेम। सो यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है कितनी ज्यादा, ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, प्रेशर टू लिमिट इंडिया रशिया टाइज विद हर्ट ग्लोबल स्टेबिलिटी सेज पुतिन। ठीक है, यहाँ पर अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यहाँ पर कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के तहत ये कहा गया कि हमारे जो मतलब साउथ वेस्टर्न साइड का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा आ रहा है इंडिया के ऊपर, कि जो रशिया और इंडिया की जो टाइज है उसको लिमिट किया जाए, अदरवाइज ये क्या करेगा, ग्लोबल स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। सो वेस्टर्न प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्केल बैक इंडिया एंगेजमेंट विद रशिया विल हार्म ग्लोबल स्टेबिलिटी। बट यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ये कहा कि जो मेरे रिलेशन है, लाइक हम यूएस के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है और रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, और अगर जो यूएस के साथ जो हमारे रिलेशन है उसका कोई भी इंपैक्ट रशिया और इंडिया के रिलेशन पर नहीं होगा, और इंडिया रशिया के जो रिलेशन हैं उसका कैसा भी इंपैक्ट हमारा यूएस के साथ में नहीं होगा, मतलब इंडिया और यूएस के जो रिलेशन के साथ यहाँ पर नहीं होगा। ओके, सो ये कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। सो लास्ट सितंबर इन द वेक ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ वॉर
A photo of Mr. Modi, Mr. Putin, and Chinese President Xi Jinping, the SCO summit in grabbed the attention. Global spotlight इसमें मिला था, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर चीजें, अब इसमें यही है बेसिकली, ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, इंडिया रशिया के टाइज को लिमिट करना है। फर्दर देखते हैं इसमें क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एडिटोरियल की। आज वैसे देखें तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे नहीं, कुछ ही यहाँ पर एडिटोरियल्स थे जिसको हमें डिस्कस करना है। तो ये, लेकिन ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक? इंडिया नीड्स इनोवेटिव स्ट्रेटजीज टू एलिमिनेट टीबी, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ इनोवेटिव स्ट्रेटजीज की नीड है। हमारा पहले टारगेट था कि हम 2025 तक क्या करेंगे, टीबी को इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे। बट क्या हम इस टारगेट को अचीव कर पाए? आज यहाँ पर 2026 है, सो यहाँ पर हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। पहले हम समझते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या, ये इतना ज्यादा मतलब कि हमारे लिए क्यों चैलेंज बन रहा है। उसके बाद हम इस आर्टिकल में जंप करेंगे। इस आर्टिकल में बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको गिवन है जो आप अपने एग्जाम के अपने आंसर्स में यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस की। ट्यूबरकुलोसिस की आपकी एक इन्फेक्शियस डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है आपका जिसके तहत आपका ये डिसीज कॉज होता है, ठीक है। अब ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका पल्मोनरी टीबी और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। जब हमारे लंग्स को, मतलब ये जो हमारा बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसने हमारे लंग्स को अफेक्ट किया तो ये कैसा होगा, आपका पल्मोनरी टीबी होगा। बट धीरे धीरे क्या होता है, बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसको हम अर्ली इसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, है ना, नॉर्मल, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं, तो हम इसका अर्ली जो डायग्नोसिस होता है वो नहीं हो पाता है। बिकॉज ऑफ दैट स्लोली स्लोली ये हमारे बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है उसको भी इम्पैक्ट करने लगता है। अब जब ये अदर बॉडी पार्ट्स को इम्पैक्ट करने लगता है और हमारे जो अदर बॉडी ऑर्गन्स है वो यहाँ पर खराब होने लगते हैं, देन दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है बिटवीन द पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये समटाइम हमें ऐसा फील होता है कि हमें निमोनिया हुआ है ना, जैसे निमोनिया के जो सिम्टम्स होते हैं उसी तरीके से इसके सिम्टम्स होते हैं, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीट करते हैं। और निमोनिया क्या होता है, ये भी एक इन्फ्लेमेटरी लंग कंडीशन होता है जिसमें हमारे जो एल्वोली और एयर सेक्स होते हैं वो यहाँ पर माइक्रोस्कोप एयर सेक्स वो अफेक्ट होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि निमोनिया होता है। इसके वजह से हम जो हमारे ये जो पल्मोनरी टीबी है इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है। फाइन। अब ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? फाइन। सो इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर व्हेन पीपल इन्फेक्टेड विद टीबी कफ स्नीज अदरवाइज ट्रांसमिटेड रेस्पिरेटरी फ्लूइड थ्रू द एयर। इसका ट्रांसमिशन हाँ इसी तरीके से होता है। अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन टीबी से आपका अफेक्ट है, ठीक है, और आप उसके कांटेक्ट में आते हैं लाइक स्नीजिंग, कफिंग और ये सारी चीजें, तो यहाँ पर ये जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है वायरस, ये आपका स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं पीपल विथ लेटेंट टीबी, मतलब जहां पर इन्फेक्शियस के जो सिम्टम्स है वो इतने ज्यादा हमें शो नहीं कर रहे हैं, तो ये डिसीज इतनी जल्दी यहाँ पर स्प्रेड नहीं होती है। ओके। अब दूसरी चीज आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद टीबी इज HIV एंड अदर कंडीशन दैट इम्पेयर द इम्यून सिस्टम। टीबी यहाँ पर है, टीबी के साथ साथ आपको HIV भी हो सकता है और भी अदर आपकी जो इम्यून सिस्टम से इम्पेयर कंडीशन है वो यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। सो ये है आपका टीबी। अब ये जो इसके हम सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपका क्या होता है, सबसे पहले हमें कफिंग होती है, ठीक है, और कफिंग के साथ साथ कभी कभी आपको ब्लड की भी, मतलब आपकी कफिंग में ब्लड भी आपको देखने को मिलता है। आपका वेट लॉस होता है, आपको भूख लगना कम हो जाती है, नाइट फीवर होता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, रात में सबसे ज्यादा स्वेटिंग होती है, फीवर आने लगता है, बहुत ज्यादा थकान सी होती है, ये कॉमन फैक्टर। तो मतलब आप खुद ही सोचिए ये जो सिम्टम्स है नॉर्मल, अगर जब हमें फीवरिश से लगता है, जब हमें थकावट होती है, तो हमें लगता है हमने इतना कल काम किया था, कुछ भी हो सकता है, XYZ रीजन आपका हो सकता है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, यही मेन रीजन है, इसके जो सिम्टम्स है इसका हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। ओके। सो मोस्ट इन्फेक्शियस डू नॉट हैव सिम्टम्स, मोस्ट नोन एज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारा मतलब कि जो आपका लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हम उसे कह रहे हैं, इसके सिम्टम्स आपको विजिबल ही नहीं होते हैं। सिम्टम्स यहाँ पर आपको समझ ही नहीं आती कि क्या सिम्टम्स है। ओके। सो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से नाइट में स्वेटिंग होती है, वीकनेस होता है, आपको फीवर होता है, ड्राई कफ होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है, और आपके चेस्ट में भी पेन होता है। यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है स्ट्रक्चर, आपके जो एबनॉर्मलिटीज है ये आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब क्या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब हमें पता है कि इतनी डेंजरस डिसीज है, बीमारी है, इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा, बिल्कुल है, इलाज है, लेकिन इसके साथ हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं। इसका पहले क्या है, स्टैंडर्ड 6 मंथ का कोर्स चलता है, ट्रीटमेंट होता है और 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज आपका 2 मंथ्स का होता है जिसको हम इंटेंसिव फेज कहते हैं, और सेकेंड हम बात करें यहाँ पर
सेकंड फेज जो होता है 4 मंथ लास्ट, जिसको हम कंटिन्यूस फेज कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर इसी से अगर मैं आपको बताऊं, ये 6 मंथ का कोर्स होता है और इसमें जो पेशेंट होता है उसको बहुत सारी मेडिसिन और हैवी डोजेस की जो मेडिसिन होती हैं, ओरल मेडिसिन, ये सारी चीजें लेनी पड़ती हैं। तो कई बार जो पेशेंट होते हैं ना, वो बीच में ही उनका जो कोर्स होता है उसको स्टॉप कर देते हैं, है ना। अब जब आपने बीच में इसको आपका जो कोर्स है उसको स्टॉप कर दिया, ट्रीटमेंट लेना यहाँ पर आपने रोक दिया, फिर बाद में आपने 2-3 महीने बाद फिर से स्टार्ट किया, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट्स हैपनिंग, आपकी बॉडी में यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल एक रेजिस्टेंस होता है ना। आपकी बॉडी जो भी आप मेडिकेशन ले रहे थे उसके अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेती है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक नई टीबी आ रही है जिसमें हम जो मेडिसिन ले रहे हैं अब उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 4 न्यू टीबी के केसेस आए हैं, जिसका हम जो ट्रीटमेंट इंटेंसिव ट्रीटमेंट में 4 ड्रग्स यहाँ पर होता है। पहला कौन सा है आपका आइसोनिज, रिफाम्सिन, पैरामेसाइट और इथाम्बोल, ओके। और हमें स्ट्रिक्टली ये जो 6 मंथ तक ये जो भी ड्रग यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है वो हमें लेना पड़ता है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि पहली चीज ये हो जाता है, ये बहुत ही हैवी डोजेस होते हैं। सेकंड, ये जो मेडिसिन होती हैं काफी कॉस्टली भी हैं, तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल हैं वो उससे अफोर्ड ही नहीं कर पाते, कितना वो कर पाए, ठीक है। अब क्या क्या कुछ यहाँ पे स्टैटिक्स है, हमारे पास डेटा है। बर्डन की बात करते हैं, इंडिया में लाइक 25%, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर 100% है तो उस 100 में से 25% जो है, जो टीबी के केसेस है वो आपको कहाँ मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे। फाइन। इंडिया का जो टीबी इंसिडेंट अभी तक हमने यहाँ पर देखा थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 21% पर हमने अच्छे ट्रीटमेंट के साथ इसको स्कोर किया है, बट स्टिल यहाँ पर जो रेट है वो हाई है। अब मोर्टेलिटी की बात कर लेते हैं, मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। मतलब पहले क्या था कि टीबी के कारण लोगों की डेथ भी बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जब से हमारे सामने ट्रीटमेंट आया, प्रॉपर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हम इसके लिए कर रहे हैं, तब से जो मोर्टेलिटी रेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। क्या गवर्नमेंट कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही इसको कर्व करने के लिए? बिल्कुल ले रही है। यहाँ पर हम देखेंगे, जो पहले क्या था, हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम था, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आपकी स्कीम थी, जिसमें हमारा मेन टारगेट था कि हम टीबी को इंडिया से एलिमिनेट करेंगे। सेकंड आपका आता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये नेशन वाइड आपका कैंपेन था, जिसमें हमने ये कहा था कि एक कम्युनिटी सपोर्ट और जो भी टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। थर्ड आपका आता है निक्षय पोषण योजना, क्योंकि हमें यहाँ पर ये भी हमने एनालाइज किया कि टीबी सिर्फ एक नॉर्मल ऐसी इंफेक्शियस डिसीज नहीं है, ये माल न्यूट्रिशन के कारण भी आपकी जो टीबी है वो आपकी स्प्रेड हो रही है। तो हमने निक्षय पोषण योजना के तहत हमने क्या किया है, जो टीबी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस 3000 रुपीज जितने भी टीबी के पेशेंट्स उनको प्रोवाइड किया है, सो दैट जब तक उनका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है उन्हें न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता रहे। फिर हमारा नेक्स्ट 2.0 आता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर द टीबी पेशेंट्स हियर, जिसमें जितने भी टीबी के केसेस हैं उनको पूरा हमने रिपोर्ट किया है और पेशेंट को है हम उनको क्या कर रहे हैं, पूरा टैकल कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रैकिंग कर रहे हैं। एडवांस ट्रीटमेंट भी आ चुका है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ हाईली इफेक्टिव बीपीएलएम रिजीम, यहाँ पर बेटाक्लोइन, प्रीटोमाइन एंड लिनोजाइड एंड मैक्सोफ्लिक्सिन, ये ड्रग का जो है, ये ड्रग रेजिस्टेंस जो टीबी है इसके लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है, ये वाला जो हमारा बीपीएलएम है। और जितना भी ट्रीटमेंट है, पहले क्या था, हमारा 6 मंथ का ट्रीटमेंट था, कभी कभी 6 से ज्यादा भी हो जाता था, 12 मंथ्स भी हो जाता था। तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड है इसको भी इसने शॉर्ट किया है और हमारे इसमें सक्सेस रेट भी हमें देखने को मिला है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1962 में पहले हमारा क्या था, यहाँ पर लॉन्च किया गया था, आप ये पूरा एलिमिनेशन प्रोग्राम दे सकते हैं। 1962 में हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, फिर 1993 में हमने इसको रिवाइज किया, फिर रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। 2001 में यहाँ पे 1/3 कवरेज किया जाता है, फिर 12 एंड 17 में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान हमारा आता है, 17 में फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान आता है, जिसमें हमने 2017 से 2025 तक लॉन्च किया था कि हम पूरी तरीके से जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर आएंगे और जो हमारा कवरेज उसको और ज्यादा इनहेंस करेंगे। 18 में हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा एक समिट हुआ था, दिल्ली एंड टीबी समिट हुआ था, जिसमें हमने टीबी फ्री इंडिया कैंपेन इसको लॉन्च किया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसमें हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो स्कीम्स है उन्हें भी अनाउंस किया था, ठीक है। तो ये 13 में ये हमारा समिट होता है और 2018 अप्रैल में ही हम क्या लेकर आते हैं, निक्षय पोषण योजना, हम इसको लॉन्च करते हैं, जिसमें पेशेंट को 3000 रुपए डायरेक्टली उनके बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, सो दैट उन्हें हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकें। 2020 में फिर से इसको रिवैम्प किया जाता है और 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान यहाँ पर लॉन्च किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी जो टाइमलाइन है वो अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब लेकिन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं टीबी में, मतलब कि इसको एलिमिनेट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है टीबी से रिलेटेड, क्योंकि हमने इतनी सारी डिसीजेस हैं, सबकी वैक्सीन बन रही है, टीबी से रिलेटेड कोई भी वैक्सीन नहीं है, वो हम आर्टिकल में देखेंगे। तो सबसे पहला चैलेंज जो आ रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 32% जो है लोग आपको क्या मिल रहा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के केसेस देखने को मिल रहे हैं। फिर माल न्यूट्रिशन इज द सेकेंड,
अंडर न्यूट्रिशन यहाँ पर जो है सिंगल टारगेट रिस्क यहाँ पर फैक्टर हमें फेस करने के पड़ रहे हैं. मिसिंग केसेस, दिस इज द लाइक वी कैन से मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट हियर. अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस रिमेन अनडायग्नोज्ड एंड अनरिपोर्टेड विच फ्यूल्स फर्दर ट्रांसमिशन. ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे केसेस को हम डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे, वो जो केसेस है पूरी तरीके से रिपोर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं किस पर्सन को टीबी है, और जब हमें पता ही नहीं है तो इसका जो ट्रांसमिशन है, जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हम वो ले ही नहीं पा रहे हैं. तो ये मेन चैलेंज हमारे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एलिमिनेशन में हमें फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, अब इस आर्टिकल की तरफ आते हैं. हमारा ये टीबी पूरा कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आ गया होगा कि टीबी क्या है. अब इस आर्टिकल में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें एक प्रॉपर इनोवेटिव स्ट्रेटेजी की नीड है, तभी हम टीबी को एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जब हमारा क्या आया था, कोविड-19 आया था, है ना, कोविड-19. सो कोविड-19 जब ये पेंडेमिक एकदम पीक पर था, तब हम यहाँ पर क्या लेकर आए थे, वैक्सीन, कोवैक्सीन यहाँ पर लेकर आए गए थे, और हमने क्या किया था, इसको WHO ने इसे अप्रूव भी किया था, और ये बहुत ही कारगर साबित भी हुआ था. ठीक है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करते हैं, कंटिन्यूअसली लोगों को मार रहा है ना, एक इन्फेक्शियस डिसीज है. कोविड-19 के टाइम पे जितने लोगों की डेथ नहीं हुई होगी, उससे ज्यादा यहाँ पर टीबी के कारण यहाँ पर एक टाइम पर डेथ हो रही है. ठीक है, सो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम एक अभी तक यहाँ पर टीबी के लिए कोई भी एक हम कह सकते हैं वन साइज फिट ऑल वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, कि आपने वन शॉट ऑफ वैक्सीन लिया है तो अब क्या है, आपको टीबी नहीं हो सकती है. लेकिन हमें इस पर वर्क करना चाहिए, हमें कुछ ऐसी वैक्सीन लेकर आनी चाहिए जिससे कि हम ये जो टीबी के केसेस है ना, हमारा जो गोल है, एम्बिशियस जो हमारा गोल है टू एलिमिनेट द टीबी, हम इसको अचीव कर पाए. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, बेसिकली आप इधर देखिए, दिस एक्सेप्शन हैज शेप्ड ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट इन टीबी वैक्सीन डेवलपमेंट, स्पेशली सिंस मोस्ट प्रीवियस ट्रायल्स हैव फोकस प्राइमरली ऑन प्रिवेंटिंग पल्मरी टीबी. यहाँ पर अभी तक जितने भी वैक्सीन के ट्रायल हो रहे थे, उसमें मेनली ये था कि जो पल्मरी टीबी है हम उसे प्रिवेंट करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से ग्लोबल डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए. अब अगर इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें इस जो टीबी का जो एलिमिनेशन है, अगर हमें इसे अचीव करना है, तो इसको लेयर बाय लेयर हमें जो टेस्टिंग है वो करनी पड़ेगी, और चीजों को डिस्कवर करना होगा. हम सबसे पहले इसको 3 लेयर्स में, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इसे प्लीज नोट डाउन कीजिएगा. ओके, पहली लेयर में हम क्या कर सकते हैं, हमारा डिसीजन कैसा होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, मतलब सॉरी, डिटेक्शन नॉट डिसीजन. हमारा एक बेटर डिटेक्शन होना चाहिए, हमें हमारा जो डायग्नोस्टिक वाला है उसको एडवांस करना होगा. हम किस तरीके से हम यहाँ पे टूल्स को इंक्लूड करें, जिससे कि हम जल्द से जल्द जो टीबी है उसको डायग्नोस कर पाए. ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो अर्लियर रिस्क है उसको हम आइडेंटिफाई करके जल्दी ट्रीट कर सकते हैं. सेकंड, हमें क्या लेकर आना है, प्रिवेंटिव थेरेपी, कि अब हमें एक ऐसी थेरेपी लेकर आना होगा जिससे हम टीबी को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, है ना. हम यहाँ पे जो लेटेंट इन्फेक्शन रिसीव है, वो डिसीज आपका एक्टिव हो बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में, उससे पहले ही हम उसे प्रिवेंट कर सकें. थर्ड, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें सबसे पहले क्या है, जैसे कि जो ही बहुत ही आर्ग्यूमेटिव ये पॉइंट है आपके लिए, कि हम उसके लिए एक वैक्सीन लेकर आए. क्या लेकर आए, वैक्सीन. जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्नोस कर लिया, प्रिवेंटिव थेरेपी भी हमने कर ली. ठीक है, उसके बाद हम वैक्सीन लेकर आ सकते हैं, ये आपका एक क्रिटिकल पिलर है. लेकिन हम टीबी की अगर वैक्सीन लेकर आ सकते हैं, तो हमारे जो हाफ ऑफ द चीजें वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी. तो हमें जैसे यहाँ पर पता चला कि टीबी सिर्फ एक इन्फेक्शियस डिसीज नहीं है, इसमें हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट की भी नीड है ना. यहाँ पे एक स्टडीज है कि यहाँ पर न्यूट्रिशन का बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि ज्यादातर हमें जो टीबी के केसेस दिख रहे हैं वो आपको लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लासेस से देखने के लिए मिल रहे हैं. ठीक है, सो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा. सो टीबी के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मूव करना होगा. ओके, सो दिस वॉज ऑल. हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन यहाँ पे किया है. आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. एंड टीबी से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं. दिस आर्टिकल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे.